रिकॉर्डिंग में ऑन कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी आप लोगों के पास होगा, लेकिन रिकॉर्डिंग के एक्सेस के बेसिस पर जो है ना वो प्लीज मत रहिएगा। रिकॉर्डिंग्स तो होंगी, लेकिन अब इशू ये कि ना आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो बेहतर ये होगा कि लाइव क्लासेस के अंदर जो है वो हम जितना रहेंगे, और ताकि हम फिर जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होंगी हम वो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते जाएं। और ऑब्वियस मैं आपको फर्दर एक्सेस भी दूंगा आगे के कोर्स का, अगर कोई थोड़ा जल्दी कर रहा है उस चीज़ को, कि हमने अभी ज़रा मिलजुल के जो है ना वो अपना कोर्स अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, ताकि जो है वो कोई भी इशू ना हो और वक्त से पहले जो है वो हमारी चीज़ कंप्लीट हो। के ऑल्दो हमारे पास जो है वो देखा जाए तो 3 महीने है। ठीक है, 3 महीने है हमारे पास, और पूरा ए लेवल्स का कोर्स करना है हमने। और अच्छी बात यह है कि आप तीनों ने कोर्स को पहले से ही देखा हुआ है, तो आप लोगों को आइडिया है कोर्स का। अदान, मुझे बताइएगा कि आपने कोर्स सिर्फ देखा हुआ है या फिर कुछ पढ़ा हुआ भी है? नहीं सर, अभी नहीं स्टार्ट किया। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, मतलब आपको सिर्फ वो ये पता है कि 3 पेपर्स होते हैं ए लेवल्स के कोर्स के अंदर, और 2 पेपर्स जो है वो लैंग्वेज का है, और एक पेपर जो है वो आपका टेक्स्ट का है। बस सिर्फ यही आइडिया है आपको। जी। ठीक, चलो। वलिया, जैन, जरा हम थोड़ा आइडिया ले लेते हैं उसको करना किस तरह से, क्योंकि हो सकता है शायद भूल गए हो या फिर कुछ भी। तो हम बस थोड़ा सा आधा घंटा हमें लगेगा, हम गो थ्रू करते हैं, क्योंकि आज पहली क्लास है, ओरिएंटेशन है इसकी। और फिर हम इसको चलेंगे किस तरह से लेके, वो जरा हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन आपकी खुलेगी इंशाल्लाह, तो जब भी रजिस्ट्रेशन आपकी खुलेगी ए लेवल्स उर्दू, उसमें ए लेवल्स के 2 स्लॉट होते हैं, एक एएस लेवल और एक ए लेवल। ए लेवल वाले पे जाके रजिस्टर करवाइएगा, वहां पे आपको कोड मिल जाएगा 9686। ठीक है, ये है। इसमें 3 पेपर थे हमारे पास, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। ठीक है, ये 3 पेपर है। पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो एएस का पेपर है, और इसको हम लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज का हिस्सा कहते हैं। अब चूंकि कोई चीज जो है वो लैंग्वेज पर बेस करती है, जबान पर बेस करती है, तो इसमें एक चीज और हिडन होती है, छुपी हुई होती है, और वो चीज होती है जी कंटेंट। ठीक है, तो कंटेंट का ख्याल रखना होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा, क्योंकि देखें, ये याद रखिएगा कि जब भी हम कोई बात अदा करते हैं, किसी से हम कोई बात करते हैं, तो ऑब्वियस सोच के ही करते हैं ना। ठीक है, अब कोई सवाल आपसे पूछा जाए कि जैसे मिसाल के तौर पर कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी है, ठीक है, ये एक सवाल है। या बिरयानी के हवाले से जो है वो आपको एक पैसेज दिया हुआ है। अब उस पैसेज को जो है वो आपने पढ़ा, और फिर आप उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, तो चूंकि आपने वो कहानी सुनी है एंड देन सवालात पूछे जा रहे हैं आपसे, तो फिर आप अपनी अब सोच के मुताबिक और उसके रिस्पेक्टिव जो आपने पढ़ा है, उसी के बेसिस पर सोच कर उस चीज को बताते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सोचना इज अ कंटेंट और बताना इज अ लैंग्वेज। ठीक है, तो पेपर ये लैंग्वेज का है, लेकिन इस लैंग्वेज के पेपर के पीछे एक और एक चीज बेस करती है, और वो चीज होती है जी आपका कंटेंट। तो हमेशा मैंने आपको ये बात बताई, और ये वाली चीज आपकी थोड़ी ओ लेवल्स जैसी ही है, कि जहाँ पर वो लैंग्वेज का आपने पेपर दिया था, और उस लैंग्वेज के पेपर के अंदर जो है ये 2 चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा बेस करती थी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कंटेंट वाली चीज याद नहीं है, तो मिसाल के तौर पर कि ओ लेवल्स के अंदर आप ऐसे का मतलब मजमून लिखते थे, तो आपको पता है ना कि जो उसके फुल मार्क्स थे, वो फुल मार्क्स 2 हिस्सों में डिवाइडेड होते थे, कि भाई ये कंटेंट के मार्क्स है, ये लैंग्वेज के मार्क्स है। तो वो वाली चीजें जो है वो लैंग्वेज के पेपर के अंदर बेस करती हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज होगी। अच्छा जी, पेपर 4 जो है आपका, ये है जी A2 लेवल। ठीक है, क्योंकि आप लोग एक साथ ही पेपर देते हैं इसका, और फिर हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि यार एक साथ ही 2 पेपर, ताकि आपका वन गो में ही पेपर निकल जाए। मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को कि जी आपके पास अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है,
तो आप आराम से जी अब उसको एक साल में आप पेपर दो अच्छे से पढ़ के। लेकिन आप अब चूंकि अगर मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप इसको जी चलो जल्दी में भी दे सकते हो, लेकिन फिर वो मजे वाली चीज जो है ना वो इतना आता नहीं है इसके अंदर। बहरहाल, तो जो A2 है जी ये लिटरेचर है। अब इस लिटरेचर के अंदर और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है मैं आपको जरा थोड़ा सा और ब्रीफली बता दूं। पेपर 2 बेसिकली इज बेस्ड अपॉन रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग पर ये वाली चीज बेस करती है आपकी। यानी कि आपके पास दो पैसेज दिए हुए होंगे, पढ़ना फिर लिखना। आपके पास दो पैसेजेस दिए हुए होंगे, इबारत नंबर 1 और इबारत नंबर 2। इबारत नंबर 1 और इबारत नंबर 2 ये दो पैसेजेस होते हैं। ये मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दो पैसेजेस होंगे। अब कुल मिलाकर आपके पास दिए जाएंगे जी 5 सवालात। इबारत नंबर 1 से आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये करना है जी सॉल्व, ठीक है। इसके अलावा जो इबारत नंबर 2 है वहां से आपको करना है क्वेश्चन नंबर सिर्फ 4। और इसी तरह से जो मैं सेंटर अलाइन करके लिख देता हूँ इस चीज को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने सेंटर में इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों इबारतों से मिलकर एक आपका खुलासा बनेगा, ठीक है। तो ये है जी इसका कुछ सिनेरियो। रीडिंग एंड राइटिंग पेपर 2 है, इबारत नंबर 1 और इबारत नंबर 2। अच्छी बात ये है और बुरी बात भी ये है कि आपके पास टॉपिक यहाँ पर सेम होंगे। यानी कि इबारत नंबर 1 के अंदर जो बात कही जा रही है वो इबारत नंबर 2 के अंदर भी वही बात की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे कि फूड्स के हवाले से, खाने पीने के हवाले से जो है वो आपका ये पैसेज है। तो सपोज डेट के इबारत नंबर 1 जो है वो जंक फूड के बारे में जो है ना वो उसकी तारीफें कर रहा होगा, लेकिन इबारत नंबर 2 जो है वो जंक फूड्स की जो है वो बुराइयां कर रहा होगा, यानी तरह तरह की बीमारियां बता रहा होगा। और इबारत नंबर 1 जो है वो बता रहा होगा कि भाई ये चीज जो है वो आपकी कैसी है, जल्दी हो जाती है, और इस तरह की बातें जो है ना वो की जाती हैं, ठीक है। तो समझने के लिए कि दोनों के टॉपिक्स होंगे सेम, ठीक है। एक उसकी अच्छाई बयान करेगा, दूसरी उसकी बुराई बयान करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक उसकी अच्छाई बयान करे, दूसरी उसकी ज्यादा अच्छाई बयान करे, लेकिन अल्टीमेटली आपके जो दोनों के टॉपिक्स होंगे वो सेम होंगे। ये है जी पेपर 2। 5 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। शुरू के 3 क्वेश्चन इबारत नंबर 1 की मदद से सॉल्व करना है, एक की मदद से सॉल्व करना है। जबकि इबारत नंबर 2 जो है वो आपके पास सिर्फ इबारत नंबर 2 से करना है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 आपने दोनों को मिला के करना है। अब टॉपिक्स क्या क्या होते हैं उसको जरा हम सरसरी तौर पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास जुमले बनाए। आपके पास जी 5 अल्फाज दिए जाएंगे और उन 5 अल्फाजों को आपने 5 अल्फाजों के लिए 5 जुमले आपने अलग अलग बनाने हैं, लेकिन सेंटेंस शुड बी मेक सेंस, ठीक है। वो जो जुमले होंगे वो सेंस बना रहे हो, कंप्लीट सेंस बना रहे हो, अधूरी बात ना हो। वो वर्ड का आपने इस्तेमाल करना है उस सेंटेंस के अंदर, लेकिन उसको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि बात आपकी नामुकम्मल ना रह जाए, वो कंप्लीट सेंस दे रहा हो। और जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो दिया गया है आपको, वही वर्ड आप इस्तेमाल करें उसके अंदर। और उसी की मदद से आपने पूरा एक सेंटेंस फॉर्म करना है। अब सवाल ये पैदा होता है सर कि ये जो 5 अल्फाज दिए जाएंगे और आप कह रहे हैं कि ये इबारत नंबर 1 से देना है, तो क्या ये 5 अल्फाज वो उस पैसेज नंबर ए से ही निकाल के देंगे आपको? तो जवाब है जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो आपको इबारत नंबर 1 से ही कोई 5 अल्फाज उठा के दे देंगे, अलग अलग पैराग्राफ से भी उठा के दे सकते हैं। वर्ड बड़े सिंपल होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर दलाइल, वसाइल, वजूहात, मसाइल, इस तरह की चीजें जो हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। अब सपोज डेट, तो फिर सर हमने क्या करना है कि वही वही वाला जो जुमला वहां पे लिखा हुआ है वही उठाकर यहाँ पर लिख दे? तो जवाब है जी नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। तो फिर आपका सवाल ये उठेगा सर तो फिर हम इबारत नंबर 1 से कैसे करें, ये कैसी मदद हुई? तो मदद ऐसी हुई बेटा कि हम इतने आलिम फाजिल नहीं है कि हमें हर लफ्ज के मायने आते हों, ठीक है। हर लफ्ज के मायने आते हो हमें नहीं पता। ऐसे बहुत से वर्ड है, जैसे मिसाल के तौर पर कि नुक्ता चीनी हो सकता है। कोई वर्ड दिया हुआ है नुक्ता चीनी, अब इसके मायने तो हमें नहीं पता, इसके मायने हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे? देन हम अप्रोच करेंगे इबारत नंबर 1 को। इबारत नंबर 1 को हमने जैसे ही अप्रोच किया, हमें वो वर्ड दिखा, वो वर्ड दिखा। अब वो वर्ड जो है वो अपने सराउंडिंग वर्ड्स के जरिए पहचाना जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि वो शख्स हर बात पे नुक्ताचीनी करता है, ठीक है। या अहमद
हर बात पे नुक्ताचीनी करता है। तो अब आपको नुक्ताचीनी के मतलब नहीं पता था, लेकिन जब वो और वर्ड्स के साथ मिलकर आपके सामने आया तो शायद हो सकता है कि अब आपके जहन के अंदर एक सेंस बना रहा हो, प्रिवेल कर रहा हो कि भाई नुक्ताचीनी कहीं क्रिटिसाइज की बात तो नहीं कर रहा है ना। तो इसी तरह से वो वर्ड जो होता है, जो लफ्ज दिया हुआ होता है, वो लफ्ज, वो जुमला इस्तेमाल आपने नहीं करना जो इबारत के अंदर लिखा हुआ है। अगर कोई लफ्ज ऐसे हो जो आपको ना समझ में आ रहे हो, देन आप अप्रोच करते हैं पैसेज ए को, वो वर्ड को ढूंढते हैं, उस वर्ड से सराउंडिंग सेंटेंस को समझते हैं, और उसी सेंस को अपने जहन में रखते हुए उस लफ्ज के या उस फिक्रे के जो है ना वो मायने को अखज़ करते हैं, और उसी सेंस पे और उसी फिक्रे को शामिल करते हुए एक नया सेंटेंस आप बिल्ड करते हैं अपने आंसर राइटिंग के अंदर। ये वाला काम जो है बेटा वो 5 मार्क्स का होता है। आई थिंक शायद आप लोगों को बात मेरी समझ में आती होगी। इज इट क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो चैट पे क्लियर लिख दीजिएगा या थम्स अप कर दीजिए। वलिया, तुमको क्लियर है बेटा? जी सर, क्लियर है। ऑलराइट, हम चलते हैं जी अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है ये हम जरा ब्रीफली हम बाद में देखेंगे, सिर्फ मैं अभी आपको कोर्स का आइडिया दे रहा हूँ, उसको टैकल करने का मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि वो किस तरह से करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा वो 3 चीजों पर बेस करता है, लेकिन आएगी कोई एक ही चीज उसमें से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन आपको नजर आते हैं। एक हम मायने होता है जी, इसी तरह से एक मुतरादिफ होता है, इसी तरह से एक मुतजाद होता है। तो तीनों में से कोई एक ही आएंगे, ठीक है, तीनों में से कोई एक ही आएंगे। तो वैसे हम मायने और मुतरादिफ, इसको हम अंग्रेजी में सिनोनिम्स ही कहते हैं, यानी कि सेम मीनिंग वर्ड्स, ठीक है। और मुतजाद जो होता है वो ऑपोजिट होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हम मायने या मुतरादिफ जो होते हैं इनकी एक अलग नौइयत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आया कि दिए गए फिक्रों के, रिक्वायरमेंट आई कि दिए गए फिक्रों के हम मायने अल्फाज जो हैं वो आपने ढूंढने हैं। तो लेट सपोज कि आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कलील है, ठीक है, कलील है, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि आपको पैसेज को अप्रोच करना है हम मायने के लिए, पैसेज को अप्रोच करना है। अब पैसेज पे ये नहीं लिखा हुआ होगा कलील, इसका कोई सिनोनिम लिखा हुआ होगा। अब मसले की बात ये है सर, ये तो कलील ही समझ में नहीं आ रहा है, कलील है क्या? हो सकता है ना, कलील है क्या, मैंने सुना नहीं, जरूरी नहीं सुनना। और आप कह रहे हैं कि पैसेज के अंदर ये वर्ड भी नहीं होगा, इसका सिनोनिम होगा कोई, ठीक है। तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं कि उसके बराबर में एक फिक्रा होता है, उससे हम थोड़ी मदद ले लेते हैं, और सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो उससे भी मदद मिल जाती है, ठीक है। तो अब ये वाली चीज जो है ना वो, अब आप इसके साथ कोई भी जुड़ी हुई चीज वहां पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर कि कराची में सहूलियात कलील है, सही है, कलील है। तो अब हो सकता है कि आपका जहन कहीं उस तरफ जा रहा होगा कि आप शायद कलील के मतलब को समझ रहे होंगे, कलील का मतलब क्या हो सकता है। तो अंदर कहीं आपको जी ये चीज लिखी हुई नजर आ रही हो तो हो सकता है
ये है जी इसका मतलब, दैट इज कम है। ठीक है, बस आपने इतनी चीज वहां पे हटा के लिख देनी है। इसी तरह से यही 5 जो है वो आपके पास तरह से दिए जाएंगे, 4 और 5, और आपने इसी तरह से इसके सिनोनिम को ढूंढना है। और जो वर्ड आपको नहीं आ रहे, ऑब्वियस जरूरी नहीं होता है कि सारे वर्ड्स नहीं आ रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स में मसला हो रहा होता है, एक दो इतना, तो जरूरी नहीं होता कि सब में वो आपको ये इश्यू देखना पड़े। अच्छा, अब इसी तरह से आपके पास एक और एक है जी, मुतरादिफ। अब मुतरादिफ जो है ये भी सिनोनिम है। इस एक और एक चीज आती है, एक और एक कैटेगरी आती है, और उसमें क्या करना होता है कि बेसिकली वही सेम चीज वहां पे लिख के दे सकता है। ठीक है, सेम चीज लिख के दे सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको लिख के जो पैसेज के अंदर लिखा हुआ है वही चीज जो है वो आपको उठा के दे देगा। जिस तरह से सेंटेंस बनाने में, जैसे जुमले बनाने के अंदर वो आपको वो वर्ड उठा के दे रहा है ना, तो इसी तरह से यहाँ वाले भी मुतरादिफ के अंदर भी वही सेम चीज जो है वो आपको दे सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर कि वहां पर लिखा हुआ है पैसेज के अंदर कम है, ठीक है, तो अब आपका काम क्या है कि आपने आपने जी उसका कोई सिनोनिम खुद से सोचना है, खुद से सोचना है जो वहां पे एडजस्ट भी हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उल्टा काम था, थोड़ा सा उल्टा काम था इस चीज के लिए, थोड़ा सा उल्टा काम था। तो इसी तरह से जी आपके पास मुतजाद है, मुतजाद के लिए भी आपको इसी तरह का सिनेरियो दे सकता है। वो कहता है जी कम है, तो अब आपने जी उसका मुतजाद खुद से सोचना है, डेट इज ज्यादा है या कसीर है। इसी तरह से ये कलील है, तो आपने इस तरह से जी इस चीज को लिखना है। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो दूसरा क्वेश्चन होता है ना, या तो आपने कहीं पर इसको ढूंढना है, इसका सिनोनिम, ठीक है, और कहीं पर जी इसको सोचना है खुद से कि इसका क्या सिनोनिम या एंटोनिम होगा। तो ये वाली चीज भी जी आपके पास है 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स के लिए। तो अब तक हमारे पास ये 10 मार्क्स का काम हो गया, और आपने किस तरह से पैसेज के अंदर से मदद दी, आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे आसानी से। इसी तरह से अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पे ये वाली चीज जो है वो बेटा वो है तफहीम की, कॉम्प्रीहेंशन। ये हम करते हैं, लेकिन ए लेवल्स में और ओ लेवल्स में ये छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों चीजों को लेकर, कि यहाँ पर जी लैंग्वेज के अक्सर आपने देखा होगा कि कॉम्प्रीहेंशन जो होते हैं, जैसे ओ लेवल्स में अभी 8 मार्क्स का है, या फिर जी पहले 15 मार्क्स का हुआ करता था, तो आपको सीधे सीधे जी वो मार्क्स मिल जाते थे, उसमें लैंग्वेज की कोई वो चीज बंदिश नहीं होती थी उसके अंदर। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि अब इसको जी 20 मार्क्स का किया गया है ए लेवल्स के अंदर, और 15+5 जो है ना वो इसके मार्क्स रखे गए, दैट इज कंटेंट। 15 मार्क्स फॉर कंटेंट है और 5 मार्क्स फॉर लैंग्वेज के लिए। ठीक है, एक सवाल बहुत ज्यादा आता है, एक सवाल बहुत ज्यादा आता है कि सर लैंग्वेज मतलब अगर हम स्पेलिंग गलत करेंगे तो फिर उसके क्या मसाइल होंगे। बेटा देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर मोबाइल फोन है कोई और टूटा हुआ है, एक मोबाइल फोन है आपके पास, गुस्सा आया, आपने उसको जी दीवार पे उठा दे मारा और वो टूट गया, ठीक है, टूट गया, ज्यादा नहीं टूटा जी, स्क्रीन स्क्रीन चलेगी, तो उसकी वैल्यू जीरो तो नहीं हो जाएगी ना, आपको कुछ पैसे मिलेंगे जरूर उस चीज के, ठीक है, क्योंकि वो मोबाइल वो काम जो कर रहा है, वो बात करने का काम कर रहा है, या आप जी सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, तो वो उसकी अपनी एक बेनिफिट्स है। भले वो बड़ी अच्छी हालत में हो, भले ही वो बहुत खराब हालत में हो, सही है, लेकिन काम एग्जिस्ट कर रहा है। फोन फोन है, आपने तोड़ दिया है उसको, और वो जी बड़ी भी खस्ती हालत में, लेकिन फिर भी वो एक वैल्यू रखता है, वो अपने काम को रखता है। तो इसका मतलब यही चीज होती है कि कंटेंट भी ऐसी चीज है कि वो आपकी सोच देखते हैं, रेलेवेंट सोच देखते हैं आपकी, कि भाई उसने जो सवाल पूछा है, आप जी उस सवाल का जवाब जो है वो दे रहे हैं, आपने जी बहुत खराब स्पेलिंग्स के साथ लिखा, लेकिन सामने वाले को आपका कंटेंट समझ में आ रहा है, तो इससे ये फायदा हुआ कि कंटेंट वाली चीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, भले उसके अंदर जी आपने बहुत अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की है। तो मैं अभी आपको मोबाइल फोन की बात कर रहा था ना, तो बेसिकली ये 15 मार्क्स जो है ना कंटेंट, ये समझो कि ये मोबाइल फोन है, और 15 मार्क्स जो है ना वो बॉडी है इसकी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो लैंग्वेज का जो पेपर होता है
उसमें बेसिकली लैंग्वेज एक सेकेंडरी चीज होती है, जो प्राइमरी चीज होती है वो है जी कंटेंट आपका। तो वो भले ही गलत स्पेलिंग के साथ हो, लेकिन आपकी बात समझ में आ रही है सामने वाले को, तो आपको इस चीज के मार्क्स मिल जाएंगे। सही है। यानी कि आपने बहुत खराब स्पेलिंग्स के साथ भी, अगर आपने बहुत खराब स्पेलिंग के साथ भी आपने सही सही आंसर दिए हैं, सही सही बातें बताई हैं, आपने जी बहुत अच्छी उर्दू का इस्तेमाल नहीं किया, बावजूद इन सब के कि आपने अगर रेलेवेंट आंसर्स दिए हैं, सही सोच के हिसाब से दिए हैं, तो आपको मेरे दोस्तों ये 15 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। आपको इस चीज के मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात आई है सर, फिर तो ये बराबर हो गए। हाँ, जो खराब लिख रहे वो भी एक ही लकड़ी से हाके जा रहे, और जो अच्छा लिख रहे वो भी एक ही लकड़ी से हाके जा रहे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो खराब लिख रहे हैं उनके लिए ये मार्क्स नहीं है लैंग्वेज के, जो अच्छा लिख रहे हैं उनके लिए ये मार्क्स हैं लैंग्वेज के। ठीक है। तो बेसिकली एक बड़ा मसला जो था ना वो जरूर सॉल्व होता है इससे, कि जो बहुत अच्छा लिखता है और जो बहुत अच्छा नहीं लिखता है, दोनों सूरत हाल में आपको कंटेंट के मार्क्स जरूर मिलने हैं फॉर राइट थॉट। सही है। रेलेवेंट कंटेंट के लिए लैंग्वेज इज सेकेंडरी चीज है। ठीक है। अब वो चीज वेस्ट करती नहीं रहती है। अगर मेरा मोबाइल फोन टूटा हुआ ना हो और अच्छी हालत में हो, तो उसके ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर टूटा हुआ है तो फिर तब भी उसके पैसे मिल रहे हैं मुझे। तो ये चीज होती है कंटेंट, और दूसरी चीज होती है लैंग्वेज। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, वो तफहीम से करना है आपने, और ये तफहीम जो है वो आपका 20 मार्क्स का है। इसी तरह से हम जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेसिकली क्या होता है भाई, कि आपके पास ये वाला सवाल भी जो है बेटा वो है तफहीम का। ठीक है। अब ये भी चीज तफहीम की करनी है, जी जी तफहीम ही करनी है, और सेम इसका प्रोसीजर है 15+5, 15 फॉर कंटेंट एंड लैंग्वेज। लेकिन बस डिफरेंस दोनों के अंदर ये है कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको इबारत नंबर 1 से करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको इबारत नंबर 2 से करना है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होती है जी? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अदान, वलिया, जैन जैन। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अगर क्लियर है तो चैट पे क्लियर लिख दीजिए या थम्स अप कर दीजिए। ऑलराइट, चलिए। अब आते हैं इस आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और यही वो क्वेश्चन है कि जिसकी वजह कर आपको दो सेम पैसेजेस दिए गए हैं। वो क्या चीज होती है वो जरा सुन लीजिएगा जी ध्यान से। ऐसा है मेरे बच्चों के, आ, ये है जी क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, खुलासा। अब हमारे जैन भाई हैं। हमारे जैन भाई हैं, और जैन भाई किसी शादी के फंक्शन में गए। ठीक है। तो जैन भाई ने वहां पर जी 2.5 घंटे गुजारे, और उन्होंने सारी लड़ाइयाँ देखी हैं। दो लोगों के दरमियान, वो होता है ना अक्सर शादी ब्याह के फंक्शन के अंदर, दो आपसी जो सामने सामने फैमिलीज ही लड़ जाती हैं, या फिर वो जी दामाद रूठ के चला जाता है। ठीक है। मतलब वो ये दूल्हे को इज्जत दे रहे, मुझे इज्जत नहीं दे रहे। तो इस तरह की थॉट जो है ना वो वहाँ पाई जाती है। फिर जी खानों में मिर्चियाँ भी है, तो बड़ा स्पाइस, बड़ा गंदा खाना और इस तरह की चीजें जो है ना, तो जैन भाई पूरी वो चीज को जो है ना वो ऑब्जर्व करके आए हैं वहां से। ठीक है। ऑब्जर्व करके आए हैं वहां से। अब वो जो इन्होंने जो कुछ भी देखा वहां पे, 2-2.5 घंटे जो है वो उन्होंने वहां पे गुजारे, जो कुछ उन्होंने होता हुआ देखा, तो वो उन्होंने जो है ना वो आके जी दोस्तों को बताना शुरू किया, अरे भाई शादी में गया था और ये सब कुछ हुआ। अब पॉइंट इज के, अब जैन भाई के पास इतना टाइम है नहीं कि उन्होंने जो 2.5 घंटे में जो कुछ भी एक्सप्लोर किया है वो उसको बताने के लिए 2.5 घंटे ही लगाए। नहीं।
जैन भाई ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लेंगे या 15 मिनट लेंगे, और 10 से 15 मिनट के अंदर वो सारी चीज जो है ना वो आपके सामने रख देंगे, बता देंगे ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। लेकिन ये ये जरूरी था कि वो बताएंगे आपको पूरी स्टोरी, बताएंगे पूरी स्टोरी, वो 2.5 घंटे वाली चीज, लेकिन वो उस चीज को जो इनका कमाल ये है कि वो 10 से 15 मिनट के अंदर बता देंगे। ठीक है, तो यही चीज जो है ना बेटा खुलासा कहलाती है, यही चीज खुलासा कहलाती है। अब सर आपने शादी वाली बात का इस पैसेज से क्या ताल्लुक बना दिया है, ये वाली चीज जो है वो समझने वाली है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली हमारे पास है दो पैसेजेस बेटा, सही है। तकरीबन अगर हम एक पैसेज का आता लगाए तो फिर एक पैसेज होगा 600 to 700 वर्ड्स का, जो आपको लिखा हुआ है इंसर्ट के फॉर्म में, किताबचे के फॉर्म में, जो भी चीज वहां पे लिखी हुई है, तो वो वाली चीज आपको तो मिल गई वहां पे। दूसरा पैसेज भी तकरीबन इतने वर्ड्स का है, 600 to 700 वर्ड्स का है। ठीक है, तो अगर हम कंबाइन करें तो दोनों मिला के बन जाते हैं जी 1200 से 1400 वर्ड्स। ठीक है, अब इस 1200 से 1400 वर्ड्स पैसेज को आपने जी खुलासे का काम ये होता है कि फ्रॉम शुरू से लेकर आखिर तक की जो भी कहानी है वो आपने बतानी है, और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को आपने रेस करना है। यहाँ डिस्क्राइब नहीं करते हम, जिस तरह से डिस्क्राइब सीधा सीधा बातों को जो है ना वो हाईलाइट करके बता देना, ये खुलासा कहलाता है। सही है, इसमें हम डिटेलिंग पे नहीं जाते खुलासे के अंदर, ये याद रखिएगा। डिटेलिंग के लिए फिर दूसरी चीजें होती हैं आपके पास, इसको हम डिटेल नहीं करते। हम जी बस पॉइंट की बात करते हैं और पॉइंट के अंदर ही हम सारी चीज को जो है वो उठा के दे देते हैं। तो बेसिकली जैन भाई क्या करते हैं कि हमारे पास एक पैसेज के अंदर जी 5 पैराग्राफ्स तो होते ही होते हैं। तो हमने क्या किया कि पैराग्राफ 1 से एक बात उठा ली जी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अच्छा, रिक्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है कि रिक्वायरमेंट आपसे पूछ क्या रहा है। सही है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर जो बात आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करती है वो वाली चीज आपको वहां से मिलती है, आपने जी वो पॉइंट उठा लिया फौरन से। फिर दूसरे से गए, दूसरा पैराग्राफ पे गए, वहां से बात उठा ली, तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जी मुद्दे की बात उठा ली हर पैराग्राफ से, अगर वो रिक्वायरमेंट से मीट कर रहा है तो। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर कि उसके फायदे बताए और नुकसानात बताए, दोनों इबारतों की मदद से उसके फायदे और नुकसानात पर बात कीजिए। ठीक है, तो अब जैसे मिसाल के तौर पर कि आपको पैराग्राफ नंबर 1 में फायदा भी नहीं मिल रहा, नहीं नुकसान भी नहीं मिल रहा, नुकसान भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कि वो वाला जो पैराग्राफ है, वो वाली स्टोरी जो है वो आपके लिए इरेलीवेंट हो गई। ठीक है, दूसरे को जाइए, दूसरे को अप्रोच कीजिए, वहां से आपको काम की चीज मिल सकती है, तो आप काम की चीज उठाएंगे। तो इस तरह से आपका काम यह होता है कि आपने यहाँ पर भी कंटेंट को उठाया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और उस हिसाब से आपने अब उस बड़ी सी चीज को जो 1200 से 1400 वर्ड्स की है वो आपने लिखना है, इसको लिखना है आपने, इसको इस खुलासे को कुल मिलाकर मजमूई तौर पर 140 वर्ड्स के अंदर, हदे अल्फाज, और इसके अंदर भी 140 आपको पूरा नहीं मिल रहा, तकरीबन 100 मिल रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ए और बी। अब ए में जो है वो आपसे कहता है दोनों इबारतों की मदद से उसके फायदे और नुकसानात बताएं। ठीक है, फायदे और नुकसानात बताएं। जबकि बी जो है ना वो अक्सर आपसे आपकी राय मांगता है, राय मांगता है, आपका ओपिनियन। तो ओपिनियन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होता है, लेकिन आपका खुद का होता है नजरिया, उस चीज को हम वहां पैसेज से उठाकर नहीं लिख सकते, आपका अपना एक नजरिया होता है। जैसे मिसाल के तौर पे कि सीसीटीवी कैमरा के हवाले से जो है ना वो दो पैसेजेस दिए हुए हैं आपके पास, एक उसका फायदा बता रहा है, दूसरा उसका नुकसान बता रहा है। ठीक है, तो अब वो जो बात आपने अपनी, अब आपकी राय, अब अदान को जो है वो क्या लगता है कि सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, अगर उसको नहीं लगता तो वो गए जी नहीं, मेरी राय के मुताबिक जो है वो सीसीटीवी कैमरास को नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, वलिया कहती है कि लगाने चाहिए, तो वो उसकी अपनी राय है। अच्छा, अब जो भी राय है ना आपकी, पॉइंट इज कि आपने उसके ऊपर दलील देनी है। ठीक है, क्यों क्यों नहीं लगाने चाहिए। तो अब अदान ने कहा कि जी कि अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं है कि अक्सर खवातीन जो है वो बापर्दा होती हैं। ठीक है, तो कोई कैमरा जो है वो उसको, मतलब वो कोई उसको मॉनिटर कर रहा हो, देख रहा हो, तो ये मुनासिब नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपकी एक दलील मौजूद है। अच्छा, वलिया की एक दलील मौजूद है कि सीसीटीवी कैमरा जो है ना क्यों होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने जी कोई
मगरबी कल्चर की जी उन्होंने मिसाल दी, यूरोप वगैरह की साइड की, कि भाई वहां पे क्राइम रेशियो इसलिए कम है क्योंकि अगर कोई गलत काम करता है तो उनको पता है कि कैमरा, जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर कोई तेज गाड़ी चला रहा है तो कैमरा उनको देख लेता है और फौरन उनके मोबाइल फोन के अंदर जी चालान पहुंच जाता है। अब ये बात आपके पैसेज के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन आपकी एक ऑब्जर्वेशन है, दैट इज राय आपकी, आपका ओपिनियन है, तो आपका जो भी ओपिनियन होगा आपने उस ओपिनियन के हिसाब से एक दलील देनी है। दलील जो है वो पैसेज से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस काम के लिए आपको जो है ना, ए के लिए आपको वो 10 मार्क्स दे रहे हैं, बी के लिए आपको 5 मार्क्स दे रहे हैं, टोटल मिलाकर ये आपको 15 मार्क्स दे रहे हैं, और 15 मार्क्स अगेन इज फॉर कंटेंट, और अगर आप इसको जितने अच्छे से लिखोगे 5 मार्क्स फॉर लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो ये है जी आपका खुलासा। और 10 मार्क्स का मतलब है फिर आपको सर 10 कंटेंट लिखने होंगे फॉर क्वेश्चन नंबर ए, और 10 कंटेंट आपको कहाँ से मिलेंगे, पैसेज ए से और पैसेज बी से, सही है। तो अगर हम अंदाजा लगाएं कि आपके पास जी टोटल मिलाकर दोनों पैसेजेस को मिला के कितने पैराग्राफ्स हैं, अगर एक पैसेज में 5 है तो दूसरे में 5 है, टोटल 10 होंगे। तो अगर मौका बना तो हर पैराग्राफ से अगर हमने एक एक कंटेंट भी हमने उठा लिया, एक एक बात भी हमने उठा ली, उस मुद्दे की बात उठा ली, तो हम इसी तरह से पूरा दोनों पैसेज को कवर अप कर जाते हैं विद इन 100 वर्ड्स, सही है। और 5 मार्क्स का जी आपकी राय है, तो उस राय को जो है वो आपने यहाँ पे बता दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? क्या आप सबको मेरी बात समझ में आ गई? पेपर 2 का थीम आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? यस सर। जैन भाई क्लियर है? यस सर क्लियर। जैन भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, आप माइक खोल लो, शायद आवाज आ नहीं रही है। ठीक है, डन। अच्छा जी, अब जल्दी से चलते हैं जी पेपर नंबर 3 की तरफ। पेपर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मैंने आप लोगों को सिर्फ, मैं आप टॉपिक नहीं लिख रहा, मैं बल्कि आप लोगों को उसको डील करने का तरीका भी सिखा रहा हूँ साथ साथ। सर आपको आवाज आ रही है? चलें जी। तो अब हम चलते हैं जी पेपर नंबर 3 की तरफ। ये भी एएस लेवल का पेपर है, ये भी एएस लेवल का पेपर है। और इस वाले पेपर को हम कहते हैं ऐसे राइटिंग, ठीक है, ऐसे राइटिंग। तो देखा जाए तो सबको ये बड़ा आसान लगता है पेपर 3। और आसानी की वजह ये होती है कि कोई मसला नहीं है सर, आप तो हमें टॉपिक बता देंगे, 5 टॉपिक्स होते हैं, पहले से ही जी बता दिया जाता है 5 टॉपिक्स। और आपके जो अक्टूबर नवंबर के जो टॉपिक्स है वो सेम एज मई जून है। तो अकीदा और फलसफा ये आपका टॉपिक है। और तालीम, एजुकेशन, और एक तो मैं भूल जाता, बहरहाल तो वो मैं आपको बता दूंगा। 5 टॉपिक्स जो हैं वो आपके यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। फिर जी जहन में ख्याल आता है, अरे मसले की बात ही नहीं है, एआई का दौर है, उसको हम जी टॉपिक देंगे और टॉपिक जो है ना उस पे वो हमें मजमून लिख के दे देगा, वही जाके हम छाप देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। उसकी वजह ये है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बेसिकली वो जो आपको टॉपिक दे रहा है वो बेसिकली आपको एक फील्ड दे रहा है, और वो ये नहीं बता रहा आपको कि उसके अंदर वो कौन सी बात पूछ सकता है आपसे। मिसाल के तौर पर कि अगर आपको टॉपिक मौजूद, आप तैयारी करके जा रहे हो तालीम पर, ठीक है, तालीम आपका टॉपिक है और टॉपिक के ऊपर आप तैयारी करके जा रहे हैं, आपने कहा जी मैंने इसी के ऊपर लिख देना है तालीम। तो बेसिकली वो आपको तालीम के ऊपर नहीं पूछेगा, तालीम को और मजीद स्पेसिफाई करेगा, और स्पेसिफाई करेगा, और उस चीज के हवाले से सवाल पूछेगा। जैसे मिसाल के तौर पर कि अब आपने तालीम की बात की ना, तो तालीम के ऊपर आप क्या क्या बोलना शुरू हो जाएगा जी, हमारे मुल्क के अंदर जी तालीम का निज़ाम कुछ ऐसा है जी, यूनिवर्सिटियां जो कम है उसके लिए, और तालीम जी बहुत महंगी है, और तालीम जो है वो हर लड़का लड़की जो है वो उसको अफोर्ड नहीं, लोग माँ बाप काफ़ी गरीब होते हैं और जी खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, और ये ने वो ये सारी बातें जी आप वहाँ पे मजमून के अंदर लिख के आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि सवाल ये था ही नहीं, सवाल था तालीम नस्वा के हवाले से। जैसे पूरी एक स्टेटमेंट दी जाती है तालीम नस्वा के हवाले से, ठीक है।
स्पेसिफाई कर दिया उसने तालीम नस्वा। नस्वा मतलब खवातीन, सिर्फ औरतों के हवाले से पूछ रहा है जी। अब आपने जी वहां पे जी निजाम को भी लपेट के रख दिया। आपने जी उसके अंदर लड़के लड़की सभी को जो है ना वो उसमें एक ही लकड़ी से हाँक दिया, और ये सब चीजें, तो वो रेलेवेंसी तो नहीं हुई ना बेटा। अब खुद सोचो इस बारे में। मैं अगर तुमसे तुम मुझसे कोई सवाल पूछो, तुम मुझसे सवाल पूछो गालिब के बारे में, गालिब के बारे में तुम मुझसे सवाल करो, और मैं तुमको जी मीर तकी मीर भी बोलूं, और मीर दर्द भी बोलूं, और मैं अल्लामा इकबाल भी बोलूं, साहिर लुधियानवी भी बोलूं, तुम बोलोगे सर ये क्या कर रहे हैं सर, ये क्या है। आपसे सवाल पूछा गालिब के हवाले से, आपने जी सबको यहाँ पे उठा के लाकर रख दिया आपने। तो ये चीज सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। तो इसीलिए जो सवाल होता है उस सवाल के हवाले से हम बात करेंगे। तालीम अगर पूछा जाएगा जी गैर निसाबी तालीम, ठीक है, तो हम फिर गैर निसाबी तालीम के ऊपर ही बात करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन एजुकेशन के हवाले से। ठीक है, निसाबी तालीम क्यूरिकुलम के हवाले से जी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम किसी और चीज के ऊपर बात नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपको हमने टॉपिक तो दे दिया, लेकिन टॉपिक के अंदर क्या चीज वो स्पेसिफाई करके पूछ रहा है आपसे, आपको उसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, तो आपको दे दिए जाएंगे, हम पहले से ही 5 टॉपिक्स आपको बता देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अकीदा और तालीम है जी, फलसफा है, अकीदा और फलसफा है, ठीक है, बिलीफ एंड फिलोसफी, और आपके पास जी तालीम वाली बात है। और इसी तरह से आपके पास जी 5 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, लेकिन इन 5 टॉपिक्स के अंदर टाइटल दिए जाते हैं, उन टाइटल के हवाले से आपने लिखना है, टाइटल के हवाले से लिखना है। और उसके अंदर भी एक चीज होती है, एक और एक चीज होती है, आपको कमांड दिया जाता है। कमांड ये दिया जाता है कि ऑल्दो सर आप उसके ऊपर बहस करें या अपनी राय का इजहार कीजिए। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट तो दे दी, अब इस स्टेटमेंट के आगे कुछ लिखा हुआ होगा, या तो बहस कीजिए या तो अपनी राय का इजहार कीजिए। अब आपने अपना मजमून फिर उसी हवाले से करना है। अगर बहस कीजिए तो फिर आपने उसको जी परसुएसिव ऐसे फॉर्म में लिखना है जी। ठीक है, अगर आपने जी अपनी राय का इजहार करना है तो आपके ऊपर है। बेसिकली ए लेवल्स आपको ये इख्तियार देता है, एडवांस लेवल आपको ये इख्तियार देता है कि सर जो चीज आपको नहीं पसंद है आप उस चीज के अगेंस्ट जा सकते हैं। इसको हम वैसे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी नहीं है, लेकिन जो है वो यहाँ पर आपको ए लेवल्स वाले जो है वो ये ऑप्शन देते हैं। तो बेसिकली जब आपसे कहा जाए कि अपनी राय का इजहार कीजिए स्टेटमेंट, तो फिर आप चाहो तो उस स्टेटमेंट को ओन भी कर सकते हो और आप उस स्टेटमेंट को डिसोन भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू यू। हाँ, आपकी मर्जी है, आपको लगता है नहीं ये चीज नहीं है तो फिर आप उसके ऊपर अपना अपनी कहानी बिल्डअप कर दो। तो बेसिकली करना क्या है कि हमारे पास ये 5 टॉपिक्स हैं, और 5 टॉपिक्स के अंदर जो है वो 5 टाइटल्स है, और 5 टाइटल्स के बाद आपके पास कमांड भी दिया हुआ है कि ऑल्दो बहस कीजिए अपनी राय का इजहार कीजिए। यानी कि कहीं पर वो कह देता है बहस कीजिए, दैट मीन्स कि आपने डिसोन कर दिया उस चीज को, और कहीं कहता है अपनी राय का इजहार कीजिए, तो आप उसको ओन भी कर सकते हैं और डिसोन भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से आपने काम करना है। अब ये चीज तय हो गई, जहन में सारी चीज आपके आके बैठ गई, देन उसके बाद आपने क्या किया सर कि आपने हदे अल्फाज कितने रखने हैं, कोई एक आपने लिखना है इसमें से मजमून, कोई एक, 5 आपको दिए जाएंगे, लिखना किसी एक चीज के ऊपर है, 250 से 400 अल्फाज का आपका आपके पास जी ये मजमून होगा। बस 250 से कम नहीं लिखना है और 400 से ज्यादा नहीं जाना है। इस चीज के लिए आपको वो देंगे 40 मार्क्स, मतलब ये एक काम करने के लिए आपको 40 मार्क्स देंगे, और इन 40 मार्क्स को अगेन मजमून है, लैंग्वेज का हिस्सा है, तो 2 हिस्सों में तो डिवाइड होगा जी, कंटेंट एंड लैंग्वेज में। सही है, कंटेंट और लैंग्वेज में ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा बेटा। तो पूरा मजमून जो है आपका इसमें टोटल 40 में से 16 मार्क्स रखे हैं इन्होंने कंटेंट के लिए, और 24 मार्क्स रखे हैं इन्होंने लैंग्वेज के लिए। 24 मार्क्स लैंग्वेज के लिए रखे हैं, यानी कि आपका जो पूरा मजमून का जो बॉडी होगा, जो बॉडी होगा वो 16 मार्क्स पे बेस, 16 कंटेंट पर बेस करता है, यानी 16 तरह की सोच। एंड कंटेंट शुड नॉट बी irrelevant, कंटेंट शुड नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, वो चीज रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, यानी जब आपने उसके बारे में एक बार लिख दिया है तो आगे जाकर वो वाली चीज रिपीट करेंगे तो आपका वो नया कंटेंट नहीं होगा, नया कंटेंट नहीं होगा, वो पुरानी, वो एक ही आपका वो काउंट करेंगे। तो इसलिए इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, दो जरूरी चीजें हैं, इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए और रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखने में आसान है,
लेकिन अगर आप थोड़ी सी अपनी रिसर्च वगैरह करेंगे, वर्किंग करेंगे, किसी एक टॉपिक के ऊपर आप तैयारी कर ले। 5 टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं, हम नहीं कह रहे आपसे कि पांचों पे करके जाओ, किसी एक दो के ऊपर जी अच्छी तैयारी भी कर लोगे तो आपके पास जो भी स्टेटमेंट आएगी, आप उसी स्टेटमेंट के हवाले से अपनी उस चीज को लिखना है। एंड अगेन लैंग्वेज इज अ मेकअप, ठीक है। आपको पता है कि जो बेस होता है वो कंटेंट होता है और लैंग्वेज मेकअप होता है हमेशा, ठीक है। तो आप इस चीज पे जितना जी आप मीनाकारी करते हैं, जितनी अच्छी तरह से जी आप अपनी लैंग्वेज को लिखते हैं, तो उतना जी आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सर अगर हमें नहीं आती इतनी अच्छी उर्दू और ये सब चीजें, मसला नहीं है, बट आपका कंटेंट तो मिल रहा है ना। कंटेंट के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि कंटेंट बड़ी गंदी हालत में है, लेकिन समझ आ रहा है कि कंटेंट के मार्क्स मिल रहे हैं, लैंग्वेज के नहीं मिले। लैंग्वेज के लिए फिर लैंग्वेज वाली चीज बनानी होगी, दिखानी होगी इस तरह से। तो ये है जी आपके पास सूरत हाल पेपर नंबर 3 का। मैं जरा इसके मार्क्स के हवाले से भी, दोनों के मार्क्स के हवाले से और ड्यूरेशन के हवाले से भी बात कर लेता हूँ, फिर हम पेपर 4 की तरफ चलते हैं जल्दी से बेटा। तो 2 आवर्स का ये वाला जो पेपर है, पेपर 2 का, वो है जी आपका 1 hour 45 minutes का ये पेपर है जी। और टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस पेपर 2 को जी हमने 70 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। 70 मार्क्स का ये टोटल पेपर है। और माशाल्लाह से एग्जाम के अंदर इस पेपर 2 का जो वेटेज होता है, दैट इज 39%। 39% आपका इस पेपर का वेटेज होता है, पेपर 2। ज्यादातर लोग जो है वो इसमें 70 में से 60 मार्क्स पे, 60 मार्क्स के ऊपर जी ए ग्रेड बनता है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से करें, यानी अगर आपने कंटेंट को भी अच्छा रखें, तो इसमें 15 मार्क्स हैं जी लैंग्वेज के। 5 मार्क्स क्वेश्चन 3 में, 5 मार्क्स क्वेश्चन 4 में, 5 मार्क्स क्वेश्चन 5 में। यानी अगर आप अच्छे कंटेंट पे रहते हुए भी अगर आप काम कर लेते हैं, सही सही चीजें लिख देते हैं, तो आपके 55 मार्क्स तो पक्के हैं। तो थोड़ी बहुत अगर लैंग्वेज आती है तो 60 जा सकता है। तो आसानी है, अगर हम इसको आसान समझे, डराऊंगा नहीं। जितनी चीजों को आसान लेके करेंगे उतनी चीज जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो पेपर 4 है, सॉरी पेपर 3 है, तो पेपर 3 का जो टाइम है बेटा, अब ये लिखना सर एक ही मजमून है, लोग आधे घंटे में ये वाला पेपर करके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जी सो जाते हैं, तो ये गलत करते हैं। तो मैंने आपको इसका सारा प्रोसीजर बता दिया। ये वो लोग सो जाते हैं जो एआई से या फिर गूगल से जो है ना वो मजमून याद करके चले जाते हैं, और फिर माशाल्लाह से उनको पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट भी नहीं मंगवाते, अरे कहाँ पे आ गया ग्रेड कम। तो बेसिकली ये जो ऐसे वाला टॉपिक है आपका, आपके पास अगर आप रेलिवेंट रहेंगे और मजमून जी अपनी सोच से करेंगे, थिंकिंग बना के जाएंगे, तो आपके ये 1 hour 30 minutes के, क्योंकि आपको सोचने में टाइम लगता है, कंटेंट 16 कंटेंट आपने सोचना है, आपको टाइम लगेगा सोचने में, इसलिए उन्होंने कुछ सोच के 1.5 घंटा आपको दिया और फिर उसके बाद आपने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। 1 hour 30 minutes का ये पेपर है। और 40 मार्क्स आप इसके टोटल है बेटा। और इस पेपर का जो वेटेज है वो है 22%, ठीक है। तो ये है जी अब तक की सूरत हाल पेपर 2 और पेपर 3 की। आप लोगों को पेपर 2 और पेपर 3 में कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए बेटा, कोई मसला हो तो, वरना फिर हम पेपर 4 की तरफ चलते हैं। एनी कंफ्यूजन? अदान, वलिया, मलिक जैन। अच्छा जी, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ जी, अब आया जी पेपर। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। वैसे तो सब्जेक्ट कोई भी हो, A2 एक समुंदर है, सही है। और समुंदर में वही तैर सकता है जिसको, जिसकी ट्रेनिंग अच्छी हो। तो उर्दू का A2 भी कुछ इसी तरह का है, क्योंकि ये लिटरेचर है।
ठीक है। अब इस पेपर 4 का, जो पेपर 4 का मैंने पिछले पेपर्स के आपको वेटेज बता दिए हैं, इसका वेटेज है आपका 39%। यानी पेपर 2 और पेपर 4 ये दोनों 39% का वेटेज है आपके पास। इसके मैक्स मार्क्स है बेटा इस पेपर का, वो है 75। ठीक है। और ए लेवल्स के पेपर्स के अंदर जो सबसे बड़ा ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन होता है इसका 2 hour 30 minutes। ठीक है, 2.5 घंटे का ये पेपर है। 2.5 घंटे का ये पेपर होता है। तो ओपन बुक है, ये भी याद रखिएगा, ओपन बुक है। तो आपके पास जो भी बुक होगी, तो उस बुक के अंदर कुछ मार्क नहीं कीजिएगा। ये कुछ जरूरी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि बुक के अंदर आपने कुछ मार्क नहीं करना है, वरना आपको एक साइकोलॉजिकल धचका पड़ेगा वहां पे जब वो आपकी किताब को अपने पास रख लेंगे। हालांकि उस बुक से अक्सर लोग जी कुछ और सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें, लेकिन वो ऐसे कर नहीं सकते। तो बेसिकली वो एक तरह से किताब इसलिए लेके जाया जाता है वहां पे ताकि हम एविडेंसेस कोट कर सकें। ठीक है, किताब में देखकर अगर हम कोई किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी जैसे मैंने अभी आपको ऐसे के हवाले से बताया है कि आपके सामने एक स्टेटमेंट देते हैं और स्टेटमेंट के हवाले से आपकी अपनी राय होती है या आपने उसके ऊपर बहस करना होता है। तो पेपर 4 के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी तरह के होते हैं, पेपर 3 जैसे ही होते हैं। पेपर 3 जैसे ही होते हैं, यानी कि उनकी जो नौयत होती है, पूछने का जो अंदाज होता है, वो वैसे ही होता है जो पेपर 3 के अंदर मैंने भी आपको बताया। बस फर्क दोनों में इतना है कि ये स्टोरी से रिलेटेड होते हैं और वो जी आपके पास थोड़े अलग होते हैं। मतलब वो जर्नली आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उसके हवाले से होता है। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, ताकि बेसिकली करना तो इसके अंदर भी थोड़ा मजमून वाला काम ही है। सही है, तो मजमून जैसी चीज़ ही आपने लिखनी है, लेकिन उस टॉपिक के हवाले से लिखना है, आपने स्टोरी टेलिंग करनी है और कुछ इस तरह से काम करना होता है। तो पेपर 4 की हम जहाँ तक बात कर रहे हैं बेटा, पेपर 4 में अभी 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, ये 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहले वाले पार्ट को हम नज्मों या गजलों का पार्ट कहते हैं, यानी कि पोट्री एंड पोएम। ठीक है, पोइट्री एंड पोएम्स का ये हमारे पास होता है, गजलों और नज्मों का। तो नज्मों गजलों का ये हमारे पास होता है। ठीक है। और जो हमारे पास पार्ट बी है वो प्रोज सेक्शन होता है जी। इसके अंदर जी आपके पास है नॉवेल है, अफसाने हैं और ड्रामा है। अफसाने का नाम सुनकर अक्सर मुझे तला अंजुम याद आते हैं। तो ये उनके अफसाने नहीं है, दूसरे अफसाने। अच्छा, अब हर सवाल के लिए आपके पास है 3-3 टेक्स्ट। ठीक है, हर पार्ट के लिए आपके पास 3 टेक्स्ट हैं। इसके लिए भी 4, 5, 6। ठीक है, 4, 5, 6 ये है जी आपके पास टेक्स्ट। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, अब बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ये 6 टेक्स्ट दिए जाते हैं और हर 6 टेक्स्ट के अंदर हर तरफ आपको दो दो ऑप्शन मौजूद हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी 2 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 2 ऑप्शन मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी 2 ऑप्शन है, या कर लो या ये कर लो या ये कर लो। इसी तरह से 5 के अंदर भी और इसी तरह से 6 के अंदर भी ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हम इनको इन टोटल करें तो 6 टेक्स्ट को मिलाकर 12 क्वेश्चंस यहाँ पर स्काइज वाले हमें दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि 12 में से कोई 3 सवालों के जवाब देने हैं आपको। इन 12 में से कोई 3 सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा। तो सर हम 3 कोई से भी दे दें, सवाल ये पैदा होता है, अगर सपोज डेट के हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं तो 4 का हम पहला वाला भी कर लें, दूसरा वाला भी कर लें, 2 हो जाएगा इससे। तो पहली बात तो ये है बेटा, ये याद रखिए कि अक्सर लोग इस तरह की गलती करते हैं कि जब हमने अगर एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 से एक क्वेश्चन कर दिया है,
तो या के बाद वाला जो दूसरा क्वेश्चन होगा ना, वो हम नहीं करेंगे। फिर हम दूसरे टेक्स्ट से ही क्वेश्चन उठाएंगे, यानी उसका काम खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया, हम दूसरे टेक्स्ट की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये करना है। तो फिर एक काम करते हैं सर, गजलों और नज्मों से जो है ना, हमें दूर ही रखिए। 3 क्वेश्चन करने हैं, हम यही 3 कर देते हैं पार्ट बी से। अगेन मसला आ रहा है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो आपसे कहता है कंपलसरी है। कंपलसरी है, पार्ट ए से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, पार्ट बी से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। ये हो गए 2। पार्ट ए से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, पार्ट बी से एक क्वेश्चन कंपलसरी, यानी एक एक टेक्स्ट का एक एक पार्ट, एक एक टेक्स्ट का एक एक पार्ट। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, तो ये एक टेक्स्ट हो गया आपका, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट आप करेंगे। ठीक है, ये जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर ए से एक क्वेश्चन जरूरी है, पार्ट नंबर बी से एक क्वेश्चन जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन आपकी मर्जी है, अब चाहो तो पार्ट ए से कर लो या पार्ट बी से कर लो, तुम्हारे ऊपर है। सही है, ये तुम्हारे ऊपर है कि इन दोनों में से किसी एक से भी आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आपने, आपके पास आए टोटल 12 क्वेश्चंस। ठीक है, 12 में से आपने 3 के जवाब देने हैं आपने। ठीक है, और इन 3 के जवाब को क्या करना है, किस तरह से करना है, ये मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। कुल 3 सवालात के जवाब तहरीर करें। क्वेश्चन की मैंने आपको नौयत बता दी, समथिंग लाइक स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, जो वो आपको बताते हैं, पूछते कम है। सही है, जैसे मिसाल के तौर पर, सलीम की मोहब्बत सच्ची नहीं थी। ये, अब ये पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। सही है, तो आपको जो लगता है आप उस चीज को, उस हिसाब से, उस कमांड के हिसाब से फिर आप काम कर सकते हैं। बहरहाल तो कुल 3 सवालात के जवाब आपने तहरीर करने हैं। हर सवाल की, हर सवाल का जो जवाब होगा जी, हर सवाल का जवाब होगा, वो होगा आपके पास मतलब उसकी जो हद अल्फाज है हर सवाल के लिए, वो है जी आपके पास 500 to 600 वर्ड्स के। ठीक है, तो 3 सवालात करने हैं तो तकरीबन बन जाते हैं आपके 1500 से 1800 वर्ड्स। ठीक है, ये जी इसका। और मार्क्स जो है वो हर सवाल के लिए डिसाइड किए गए हैं 25। तो इसी तरह से आपको 3 सवाल के जवाब देने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास बन जाता है 75 मार्क्स का। ठीक है, तो ये है जी आपके पास मैक्स मार्क्स 75। ड्यूरेशन है आपका 2 hour 30 minutes का। मैंने आपको बताया कि ओपन बुक है, लेकिन ओपन बुक जो है वो एविडेंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैंने भी आपके सामने सवाल रखा कि सलीम की मोहब्बत सच्ची है, सच्ची थी, तुम ओन करते हो इस चीज को कि हाँ सच्ची थी, अब साबित करो। अब साबित कैसे करोगे, बुक से साबित करना होगा कि कहाँ कहाँ पे तुमको लगा सलीम ने कहाँ कहाँ ऐसा कहा था। तो वो वाली बात जो है ना, वो तुम बुक में देख के एज एन एविडेंस वहां पे रख दोगे। तो इस तरह से जी आप, इसलिए आपका बुक का इस्तेमाल होता है। मैंने आपको बुक का इस्तेमाल बता दिया, मैंने आपको टाइमिंग बता दी, मैंने आपको कहा कि ये बड़ा पेपर होता है। एक टिप जरूर ये होता है कि भाई इस पेपर से पहले सो जाया करो, लाजमी नींद पूरी होनी चाहिए, बड़ा पेपर है। वरना जी दिमाग नहीं चलेगा तो फिर हाथ नहीं चलेगा, हाथ नहीं चलेगा तो फिर आप उस टाइम को सही तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जी इसके रेंज सेटअप, जिसमें जी मैंने आपको बताया कि आपके पास पहला क्वेश्चन आएगा जी गजलों के हवाले से, आपके पास दूसरा क्वेश्चन आएगा नज्मों के हवाले से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आएगा आपके पास अगेन नज्मों के हवाले से। ठीक है, ये नज्में थोड़े डिफरेंट होते हैं। गजलों में जी हमारे पास 5 शायर हैं, मीर तकी मीर, मीर दर्द, मोमिन खान मोमिन और मिर्जा गालिब, और आपके पास है हसरत मोहानी। ये 5 है आपके पास, हर की 3 3 गजलें आपके पास सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अटेम्प्ट कर ले। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 शायर हैं, फैज अहमद फैज हैं, अल्लामा इकबाल हैं, साहिर लुधियानवी हैं और नज़ीर। ये हैं जी हमारे पास 4 आपके पास नज्मों के।
तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं करना है तो हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिफरेंट चार शायर मौजूद हैं, नून मीम राशिद वगैरह और ये सारे मौजूद हैं। ठीक है, तो बेसिकली डिसाइड ये करते हैं कि पार्ट ए से हम एक ही टेक्स्ट करते हैं, पार्ट बी से हम दो कर लेते हैं। तो इस तरह से हम 3 क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हम कर लेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि आप ज्यादातर लोग जी नंबर 1 भी करते हैं और नंबर 2 भी करते हैं, नंबर 3 ज्यादातर लोग नहीं करते। तो ये वाली चीज को ऑब्वियस हम छोड़ेंगे। आप इन दोनों में से मुझे डिसाइड करके बताएंगे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराऊं या क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊं। मैंने दोनों करवाए हैं, दोनों करवा दूं। ठीक है, मसला नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है गजलें करवाना, लेकिन तुम्हारी मर्जी है, टाइम तुम्हारे पास कम है। अगर तुम बोलोगे नज़्में करवाना तो मैं नज़्में करवाऊँ। ठीक है, तो ये है जी आपके पास सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास नॉवेल है। ठीक है, नहीं करते ज्यादातर लोग, मरातुल उर्स है, नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5 अफसाने हैं। 5 अफसाने आपके पास है जी, यहाँ पे दिए गए। गरम कोट, ईदगाह, टोबा टेक सिंह, नजारा दरमिया है और आनंदी। ये जी 5 अफसाने हैं आपके पास। ठीक है, तो इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, दो में से कोई एक आपने अटेंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का यही सीक्वेंस है, आप पास पेपर उठा के आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जी आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है जी ड्रामा मशहूर जमाना, ड्रामा अनारकली। तो ये एक ही है। इसके हवाले से जो नॉवेल होते हैं और ड्रामा होते हैं ये बेसिकली कैरेक्टर बेस्ड होते हैं। अफसाने चूंकि छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, तो फिर वो आपको सोसाइटी से बेसिकली बहुत कंपेयर करके आपके पास क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो तो बेटा ये है कुछ हाल अहवाल। अब इस हाल अहवाल के अंदर, इस ओरिएंटेशन के अंदर जो है ना, वो हमने थोड़े से अपने टॉपिक्स के ऊपर बात की है। मैं जरा गो थ्रू कर दूं और फिर आपके मार्क्स के ऊपर भी जरा हम चलते हैं कि आप किस चीज को कितना टारगेट करते हो, तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे सिक्योर आ सकते हैं। देखा जाए तो हमारे पास जो ये उर्दू का पेपर है वो है टोटल मिलाकर 185 मार्क्स का, पूरा ए लेवल्स 185 मार्क्स का आपके पास ये ए लेवल होता है। मैंने आपको वेटेज ही बता दिए। पेपर 2 और पेपर 4 का है 39% ईच, और पेपर 3 का आपके पास 22% है बेटा। सही है, तो आप कितने कितने मार्क्स जो है वो सिक्योर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि आपने पेपर 2 के अंदर 70 में से 55 भी ले लिया या 60 ले लिया आपने मार्क्स। ठीक है, मैंने आपको बताया अगर सोच तो, मतलब माशाल्लाह से दुनिया इतनी अच्छी देख ली है तुम लोगों ने, अब तो आता है। तो सोच तो आपकी रेलेवेंट है ना, तो सोच के हवाले से आपके मार्क्स बन जाते हैं। फिर इसी तरह से अगर आप मजमून में जाते हैं और आप 40 में से 25 मार्क्स लेते हैं, और इसी तरह से जी आपके पास पेपर 4 में आते हैं और 75 में से आप जितने मार्क्स भी आपको करना चाहें। तो बेसिकली इस पेपर का एडवांटेज ये होता है कि अनग्रेडेड होने के चांसेस बड़े कम रहते हैं। आपके दो पेपर ही अगर आप बहुत अच्छे करते हैं तो उसके आपकी पॉसिबिलिटी अच्छी हो जाती है, मतलब ग्रेड तो आपका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उर्दू के पेपर के लिए मैं ये समझता हूँ, मैं पर्सनली बहैसियत एक मौलम एक टीचर मैं ये समझता हूँ कि दोस्त अगर आप ये पेपर दे रहे हो और आपका ग्रेड जी बी से कम आ रहा है या चलो सी से कम आ रहा है, फायदा ही नहीं है पेपर देने का। क्योंकि ये तो बेसिकली एक ऐसा पेपर है कि आपकी जबान भी है, और चूंकि अभी इस एज के अंदर आ चुके हो तो थोड़ा शेरो शायरी का भी थोड़ा सुन ही लेते होगे जॉन एलिया को। तो इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पे भी जाग रहा होगा, इनडायरेक्टली कह रहा हूँ मैं। अच्छा, और दूसरा ये है जी आपके पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स भी जो आपके पास होती हैं, तो फिर दूसरे सब्जेक्ट्स भी आप इस तरह से अगर नहीं कर पा रहे सही तरह से कम से कम बी तक तो आप अपने पास टारगेट बना के रखोगे, मुझे इस पेपर के अंदर बी लेना है हर हाल। ठीक है, बी तक लेना है, ऊपर आ जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक, लेकिन ये टारगेट होना चाहिए। तो हम कोशिश करते हैं कि इसी तरह से काम करें। तो आप जरा वो वेटेज वगैरह सब आपके सामने है, ये चीजें आपके सामने। हम बेसिकली 3 क्वेश्चन करेंगे पेपर 4 के अंदर। अफसाने और ड्रामा तो हम करेंगे करेंगे। ठीक है, अफसाने और ड्रामा हम करेंगे, ये लाजमी, ये दोनों। और आप इन दोनों में से बताइएगा मैं गजलें करवाऊँ या नज़में करवाऊँ। आई गेस शायद नज़में कर लो, वो टाइम कम है। नज़में ज्यादा कर लो। अगर मई जून में होते तुम लोग तो मैं कहता गजल करो, मजा आता गजल करने में। तो ये थे जी सारी सिचुएशन, सारे कोर्स के बारे में आपके डिटेल्स। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए।
अदान आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में ये ओरिएंटेशन सेशन जो है वो कर लिया, भी नई कोई चीज शुरू करेंगे, फिर आपका टाइम ऊपर जाएगा। तो काफी है आज के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह बासूल दस्तियाबी सेहत आप लोगों से बुध को मुलाकात होती है। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। वलिया तुम्हारी आवाज, पता नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज। मैसेज कर दो बेटा, मैसेज कर दो, मैसेज कर दो भाई। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज।